तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है बाल विकास एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। इसमें जो है बाल विकास की अवधारणा को भी समझेंगे। कभी कभी बाल विकास की अवधारणा के संबंध में बात की जाती है, तो अपन बाल विकास की अवधारणा को भी देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। अब इसमें हमको कुछ चीजों को समझना है। जैसे पहले अपन चीजों को समझेंगे कि बाल विकास है क्या। तो पहले जो है बाल का मतलब यहां पर रखा गया है बालक से, और अभी बालक की बात करेंगे तो बाल विकास का जो पहले नाम था वह नाम था बाल मनोविज्ञान। इसका नाम था पहले बाल मनोविज्ञान। इसका जब अपन अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है बालक के मन का विज्ञान। बाल मतलब है बालक, तो बालक के मन का विज्ञान। बालक के मन का विज्ञान। अब एक प्रश्न बनता है कि बालक है कौन। अपन इस चीज को समझते हैं कि बालक है कौन। तो मैं आपको बताऊं, मनुष्य आजीवन बालक रहता है। क्या कारण है इसके प्रति? क्योंकि वह जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ सीखता रहता है। यानी मनुष्य, एक बात कही जाए, मनुष्य जीवन प्रयत्न बालक रहता है, क्योंकि वह हर क्षण कुछ न कुछ सीखता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बालक वही है जो हर क्षण कुछ न कुछ सीखता है। तो मनुष्य गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक हर क्षण कुछ न कुछ सीखता अवश्य है। उसी प्रक्रिया में यह कहा जाता है कि मनुष्य जीवन प्रयत्न बालक रहता है, क्योंकि वह कुछ न कुछ हर क्षण सीखता है। तो अपने को ये बात समझ लेनी है, बालक कौन? अपन सब बालक। समझ आ रहा? मनोविज्ञान के रेफरेंस में यानी बाल विकास के रेफरेंस में अपन सब बालक, यानी बालक वही जो जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये चीजें समझनी है आपको, दिमाग में सेट करके रखना है कि बालक कौन? बालक वही जो आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है। मनुष्य जीवन प्रयत्न बालक रहता है क्योंकि वह जीवन के हर क्षण में कुछ न कुछ सीखता है। गर्भावस्था में भी बालक सीखता है। अभिमन्यु हमको इसका एक उदाहरण मिलता है कि वह अपने माँ के गर्भ में रहता है तो वह चक्र भेदन की कला को सीखता है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, अभी समझते हैं आगे। तो बालक समझ में आया। बालक कौन? बालक वही जो मनुष्य जीवन प्रयत्न बालक रहता है, यानी वो आजीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसीलिए अपन उसको बालक कहते हैं। अब आती है मन। मन क्या है? मन, अपन बोलते हैं ना मेरा मन खराब हो गया है, मेरा मन अच्छा हो गया है। हाँ, तो अब बताओ मन क्या है? हाँ, मन कोई अंग है क्या? नहीं, मन कोई अंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन खराब हो गया तो ये वाला निकाल के दूसरा वाला लगवा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। मन कोई अंग नहीं है, मन एक ऊर्जा है। मन अंग नहीं है, ये एक ऊर्जा है। मन एक ऊर्जा है जो मस्तिष्क के सहारे कार्य करती है। मन जो है मस्तिष्क के सहारे कार्य करता है। अगर हम कहें कि मन जो है मस्तिष्क के सहारे कार्य करता है, मन कोई अंग नहीं है, मन एक ऊर्जा है। इसमें हर क्षण परिवर्तन। देखो, अभी कभी किसी बात का अगर हमारे मन का हो, यानी जो हमें अच्छा लगे, जिसकी हमें आवश्यकता हो, अगर वैसा हो तो
तो हम जो है क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, हमारा मन अच्छा हो जाता है। और अगर वो नहीं हो मन का तो क्या होता है, अपन दुखी हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जो है अपन फिर ठीक हो जाते हैं जैसे ही वो चीज डाइवर्ट होती है। तो मन कोई अंग नहीं है, मन क्या है, मन एक ऊर्जा है। समझ आ रहा? तो बालक की बात करते हैं तो बालक के मन का विज्ञान, यानी बालक के मन को समझना है। जब तक आप बालक के मन को नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो बालक के मन को समझना है। जैसे शिक्षक जाएगा, या देखो माँ सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक होती है इस पृथ्वी पर। मेरी नजरों में माँ से बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई नहीं होता इस पृथ्वी पर। देखो एक स्त्री जब उसकी जो है माँ बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, वह एक बहन होती है, वह एक पत्नी होती है, वह एक महिला होती है, वह सब कुछ होती है, पर एक माँ नहीं होती है। पर देखो जैसे ही शिशु गर्भावस्था में रहता है तो वह संबंध देखना जरा। जब शिशु गर्भावस्था के में रहता है तो माँ खाती है तो शिशु खाता है, माँ सोती है तो शिशु सोता है, सारी क्रिया माँ के आधार पर करता है। पर जैसे ही प्रसव के बाद जब उसको गर्भनाल से अपन अलग करते हैं शिशु को, तो अब वो संबंध देखना बदल जाता है। एक स्त्री सब कुछ रहती है, माँ नहीं रहती है, माँ बनती है। माँ बनती है तो देखना उसका मनोविज्ञान, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ बनने की क्रिया में। माँ बन जाती है बच्ची तो वो महिला, तो अब देखो होता क्या है, संबंध देखना। जो संबंध पहले माँ खाती थी तो शिशु खाता था, माँ सोती थी तो शिशु सोता था, ये प्रक्रिया थी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब शिशु सोएगा तभी माँ सोएगी। देखते हो ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रात में भी जगे रहते हैं तो माँ को भी जगाए रहते हैं। तो ये चीज अगर वो खाएगा तभी माँ खाएगी। और एक अच्छी बात समझो, देखो इस चीज को ध्यान देना, माँ जब होती है शिशु किस लिए रो रहा है ये केवल माँ को ही पता होता है। कब वो पानी के लिए रो रहा है, कब वो दूध के लिए रो रहा है, कब उसकी गोदी में आने के लिए रो रहा है, और कब घूमने के लिए रो रहा है। सारी की सारी प्रक्रिया माँ को पता हो जाती है। कैसे पता हो जाती है, कैसे पता हो जाती है? ये संवेदनाएं हैं जिनको माँ महसूस करती है। उसी प्रक्रिया में एक आदर्श गुरु इस चीज को महसूस करता है कि मेरे बालक जो पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, मैं उसे पढ़ा रहा तो वो चीज समझ आ रही या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे का कारण जानना है। यानी एक अध्यापक को एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब एक अध्यापक मनोवैज्ञानिक बन जाता है तो यानी वह बालक के मन के विज्ञान को समझने लगता है, बालक के मन को समझेगा, और बालक के मन को जैसे ही समझता है वह उसका निदान कर जाता है। यानी जब तक अपन बालक को समझेंगे नहीं तब तक उसकी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। देखो बालक की जब बात करते हैं तो इसमें तीन पहलुओं को अपन देखते हैं। एक पहलू आती है वृद्धि, दूसरा आता है विकास, और तीसरी चीज हमको देखने को मिलती है परिपक्वता। तीसरी चीज हमको देखने को मिलती है क्या, परिपक्वता। ये तीन चीजें हैं जो बालक को आगे ले जाने पर काम करती हैं। जैसे एक वृद्धि हुई, दूसरा विकास और तीसरा परिपक्वता। अपन जानेंगे कि वृद्धि क्या है। वृद्धि देखो, वही वृद्धि क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। ये इससे प्रश्न आ जाता है। मात्रात्मक बोले तो जिसको ठीक ठीक मापा जा सके। मात्रात्मक वही जो ठीक ठीक मापा जा सके, मीन्स टू से दिखाई देता है। वृद्धि दिखती है। जैसे एक बालक है, उसके शरीर की लंबाई, बालक के शरीर की लंबाई, मान लो बालक 2 फीट का था, फिर बड़ा होकर 4 फीट का हो गया। अब इसमें वृद्धि हो रही है, यानी माप ले रहे हो आप, ठीक ठीक माप ले रहे हो कि इतने फीट का हो गया। बालक का वजन, बालक का वजन, मान लो बालक 30 किलो का था, अब वो 50 केजी का हो गया। समझ में आ रहा? अब इसको आपने ठीक ठीक माप लिया, यह होती है वृद्धि। वृद्धि दिखती है, इसको ठीक ठीक मापा जा सकता है। एकदम आसानी से समझना है। वृद्धि क्या होती है, दिखती है, यह मात्रात्मक होती है, इसको ठीक ठीक मापा जा सकता है। क्लियर हो रही बात?
यानी बालक शरीर की लंबाई मैंने बालक जो है 2 फीट का था, अभी 4 फीट का हो गया, समझ ना, ये वृद्धि है। बालक का वजन यह 30 किलो का था, अब ये 50 किलो का हो गया, समझ ना, इसको ठीक ठीक मापा जा सकता है। अब आती है विकास की बात करते हैं। देखो विकास दिखता नहीं है, बिना क्रिया प्रतिक्रिया के विकास दिखेगा नहीं, समझ आ रहा। अब देखो विकास जो है गुणात्मक अधिक होता है या गुणात्मक अधिक होता है, आंशिक मात्रात्मक भी होता है। जैसे एक बात अपन लेकर चलते हैं, एक आता है मनुष्य का व्यवहार दिखता है नहीं दिखता है, बताओ, व्यवहार दिखता है नहीं दिखता है। हाँ देखो, जो व्यवहार की बात करते हैं अपन, व्यवहार दिखता है, व्यवहार क्या होता है, दिखता है। जैसे इस चीज को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, फिर ले आ रहा हूं, आपको बताता हूं, एक सेकंड। अपन आते हैं इस चीज को, व्यवहार को समझते हैं। व्यवहार बालक का व्यवहार दिखता है नहीं दिखता है, बालक का व्यवहार दिखता है। जैसे मान लो कि अभी कोई आता है और थोड़ा सा क्लास लेट होता है, जैसे ही आता है, फिर मैं उसको बोलता हूँ, अरे क्या कर रहा है यहाँ पे, चल इतना लेट आ रहा है, चल अगले दिन आना, अभी नहीं आना। मेरा व्यवहार कैसा दिखा, हाँ समझ में आ रहा। अभी ये है, अरे अच्छा लेट हो गया, कोई बात नहीं, आइए बैठिए, कल से जरा लेट ना करिएगा। अब कैसा दिखा, देखो व्यवहार दिखता है, इसी से मनुष्य की पहचान होती है। और व्यवहार देखो हर अवस्था में अलग अलग तरीके से बदलता है, व्यवहार बदलता है, हर अवस्था में बदलता है। व्यवहार है, देखो व्यवहार जो है एक उसमें संवेग आता, प्रेम की अवस्था की जब अपन बात करते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है तब तक वह अपने माँ के सबसे ज्यादा करीब रहता है, अपनी माँ के लिए वह किसी को भी छोड़ सकता है। और वही शिशु जब प्रौढ़ होता है, शादी होती है, उसकी युवा अवस्था में आता है, तो अब शादी होने के बाद उसके प्रेम की अवस्था जो है, अवस्था के अनुसार प्रेम बदलता है। देखो कैसे, एक समय शिशु अपनी माँ के लिए किसी को भी छोड़ सकता है, इतना प्रेम है, पर जैसे ही उसकी शादी होती है तो वह शिशु चाहे वो अपनी पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए, अब वह किसी पत्नी, सारा का सारा प्रेम पति या पत्नी पर डाइवर्ट हो जाता है, अब वह उसके लिए किसी को भी छोड़ सकता है। ऐसा देखते हो, इसको महसूस करना, इस चीज को, सामान्य दशा की बात कर रहा हूं मैं, अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप में मत लेके आना, सारे उस अवस्था में जाओगे तो समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझ में आ रहा। ये बात चाहे जितनी भी कह ली जाए, अभी इसको बोलोगे, सिरे से खारिज करोगे, नहीं मेरे लिए माँ बहुत ज्यादा प्रेम है, पर जैसे ही शादी हो जाएगी देखना इस चीज को। खैर कोई नहीं, तो जो है माँ का जो प्रेम है, यानी माँ के लिए किसी को छोड़ रहा था, अब वह पति या पत्नी के लिए किसी को छोड़ता है। फिर कुछ दिन बाद जब अवस्था बदलती है तो जब उसका बच्चा होता है, अब वह अपने बच्चे के लिए किसी को भी छोड़ सकता है। यानी आए दिन देखते हो, यानी सारा का सारा प्रेम बच्चे पर निर्भर कर जाता है। माँ है ज्यादा प्रेम बच्चे से करेगी, पिता है ज्यादा प्रेम बच्चे से करेगा। अगर माँ मार देती है एक थप्पड़ बच्चे को तो पिता डांटता है, पिता मार देती है तो माँ तो समझ ही सकते हो, समझ में आ रहा। फिर उसके बाद से वह अवस्था बदलती है जब उसके पुत्र का पुत्र होता है, मीन्स उसे उसका नाती होता है, अब उसका सारा प्रेम अपने नाती पर चला आता है। एक समय एक अवस्था में प्रेम माँ पर, एक अवस्था में पति या पत्नी पर, एक अवस्था में बच्चे पर, और एक अवस्था में अपने नाती पर। यह बदलता है, यह प्रेम, यह व्यवहार है, हर अवस्था में अलग अलग तरीके से व्यवहार व्यक्ति का बदलता है। व्यवहार दिखता है, व्यवहार से ही वस्तु की जो व्यक्ति की पहचान होती है। देखो एक बात समझो, वस्तु दिखती है, वस्तु का गुण नहीं दिखता है। एक बात अपन कहें, इस चीज को दिमाग में सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वस्तु दिखती है, वस्तु क्या है, दिखती है, वस्तु का गुण नहीं दिखता। वस्तु दिखती है, वस्तु का गुण नहीं दिखता। अब इस चीज को समझो जरा, वस्तु दिखती है, जैसे कोयल काली है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं मैं अपन, कोयल काली है, कोयल वस्तु है, दिख रही है, कैसी है, काली है,
समझ में आ रहा? पर कोयल का एक गुण है, वो नहीं दिखता है। कोयल मीठा गाती है, कोयल मीठा गाती है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोयल नहीं देखी हो, कभी कोयल नहीं देखी हो, और मान लो किसी व्यक्ति कनाडा के किसी एक आदमी को लेकर आते हो और उसको दिखाते हो कि देखो ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी पक्षी है, देखो बहुत सुंदर है, समझ में आ रहा? तो वो देखेगा, कहेगा अरे ये तो देखो काली कुचंग जैसी है, कैसे बोलता है, इतनी सुंदर वस्तु है। तो नहीं, वस्तु दिख रही है ना, कोयल काली है, पर वही जब कूकने लगे अपनी प्यारी मधुर आवाज में, कितने भी वियोग में बैठ के पेड़ के किनारे रो रहे हो, बगीचे में बैठ के रो रहे हो, भले से घर से 2 थप्पड़ खा के आए होते हो, चाहे बैठ के रो रहे होते हो, और जैसे ही कोयल कूकने लगती है आपके हृदय को आकर्षित कर लेती है, और आकर्षित कर लेती है, जैसे आकर्षित कर लेती है तो वह क्या लगता है कि मीठा गाती है, यानी हृदय को परिवर्तित कर देती है आपको। तो वस्तु दिख रही है, यानी कोयल दिख रही है, कोयल काली है, उसका गुण नहीं दिख रहा। तो जो वस्तु होती है वह मात्रात्मक होती है, वह मात्रात्मक होती है, यानी दिखती है, पर जो इसका गुण होता है वह गुणात्मक होता है। जो नहीं दिखता है वह दिखाने पर बिना क्रिया के कुछ नहीं होने वाला। देखो व्यवहार की जब बात करते हैं तो अगर मान लो बालक के सामने, अगर आपके घर कोई बालक हुआ है और 20-21 सालों तक आपके घर में कोई मेहमान नहीं आया है, तो आपने उस बालक ने किसी को नमस्ते करते हुए नहीं देखा, किसी को प्रणाम करते हुए नहीं देखा, तो अब वह बालक अपने जीवन में कभी नमस्ते करना नहीं सीखेगा। अब जैसे कोई रिश्तेदार आए और अभी 20 सालों तक कोई रिश्तेदार नहीं आता आपके घर, अभी कोई रिश्तेदार आया, उसके माता पिता ने उसको नमस्ते किया, बालक आश्चर्य में रहेगा कि ये कौन सा भाव हो रहा है उसके साथ। फिर वह रिश्तेदार चले गए तो आप बच्चे को डांट लगा रहे हो कि बेवकूफ उल्लू, मेहमान आए थे, मेहमान को नमस्ते नहीं किया तुमने। तो उसमें बालक का कोई दोष नहीं है। इस चीज को मनोवैज्ञानिक सिरे से खाली करते हैं, मैं भी नहीं मानता हूं। बालक के सामने जब तक कोई क्रिया नहीं की जाएगी तब तक वह प्रतिक्रिया नहीं करेगा। देखो बालक के सामने आप उठते हो, बैठते हो, चलते हो, दौड़ते हो, ये विकास की अवस्था जब मैं पढ़ाऊंगा विकास के सिद्धांत में, तो वो सिर से पैर की तरफ होती है। कैसे होती है ये मैं विकास के सिद्धांत में आपको बताऊंगा, विकास की दिशा के सिद्धांत में। आपको बस अभी ये समझना है कि व्यवहार दिखता है, इसी से मनुष्य की पहचान होती है। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग व्यवहार होता है। वस्तु दिखती है, वस्तु का गुण नहीं दिखता है। वस्तु जो चीजें दिखती हैं वो मात्रात्मक होती हैं, जो चीजें नहीं दिखती हैं वह गुणात्मक होती हैं। देखो बालक की जब बात करते हैं तो 12, देखो एक मैं बता रहा हूँ, एक कोटेशन दे रहा हूँ, जरा बताना इसमें है क्या। बालक का विकास 12 वर्ष की आयु तक एक जैसा होता है। बालक का विकास 12 वर्ष की आयु तक एक जैसा होता है। अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी शिशु हो, बालक का विकास 12 वर्ष की आयु तक एक जैसा होता है। इसके बाद ही बालक में अगर वह लड़का है तो उसमें पुरुषत्व की भावना जागृत होगी, अगर वह लड़की है तो उसमें महिलत्व की भावना जागृत होगी। 12 वर्ष तक एक ही जैसा विकास रहता है। 12 वर्ष से पहले अगर शिशु को, अगर बालक है, लड़का है, तो उसको फ्रॉक पहना दो, कोई दिक्कत नहीं है, घूम के चला आएगा। लड़की है उसको पैंट शर्ट पहना दो, बाल छोटे करवा दो, घूम के चली आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर 12 वर्ष के बाद अगर आप ऐसा करते हो, लड़के को आप सूट पहनाते हो, वो फ्रॉक पहनाते हो, वह चिढ़ जाएगा, नहीं मैं लड़का हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। समझ में आ रही बात? लड़की के बाल छोटे करवाते हो, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं बाल बड़े रखूंगी, ये भावना आती है। यानी 12 वर्ष की आयु तक जो बाल मनोविज्ञान का सबसे बड़ा चिंतक फ्रायड इस बात को कहता है, सिगमंड फ्रायड इस बात को कहता है, 12 वर्ष की आयु तक बालक का विकास एक जैसा होता है। 12 वर्ष के बाद ही अगर वह लड़का है तो उसमें पुरुषत्व की भावना जागृत होगी, अगर वह लड़की है तो उसमें महिलत्व की भावना जागृत होगी। 12 वर्ष तक विकास एक जैसा होता है। अब इस पंक्ति में बताओ वृद्धि है कि विकास? यह पंक्ति, यह लाइन में वृद्धि है कि विकास? मात्रात्मक है कि गुणात्मक? अब इस लाइन में वृद्धि है, विकास नहीं है।
इस लाइन में वृद्धि है, विकास नहीं है, क्योंकि विकास तो दिखता ही नहीं है। इस चीज पर दिख रहा है बालक का विकास 12 वर्ष की आयु तक एक जैसा होता है, उसके बाद ही उसमें महिलत्व और पुरुषत्व की भावना जागृत होती है। तो इस पंक्ति में क्या है, वृद्धि है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। चलिए अब इसको मैं आगे बताता हूँ आपको, एक और इस चीज में लेके आता हूँ। जैसे एक बात और आप इस चीज को समझो, एक क्वेश्चन आ गया अगर क्या कि शरीर की आयु है, चीजों को देखो समझना है बस, आप कितना समझते हो इसी से प्रश्न आते हैं, आप कितना जानते हो इससे कोई प्रश्न नहीं आते। आजकल थ्योरिकल प्रश्नों का जमाना गया, आजकल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। आप कितना समझते हो इससे प्रश्न आ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है कि बालक की कमियों को दूर करना है। देखो वस्तु का निर्माण होता है, आविष्कार होता है। जैसे विकास की बात करते हैं अपन, तो बातें हैं, एक बात आती है कि आप देखो, पहले एक बात बता रहा हूं, जैसे मोबाइल फोन है, आपने उसकी एक चिप बनाई, सिलिकॉन की चिप बनाई, तो सिलिकॉन की जब पहली बार कोई चिप बनाई तो आपने उसका निर्माण किया, आपने उसका आविष्कार किया। अब उसकी कमियों को धीरे धीरे दूर किया, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको 2 GB की जरूरत पड़ी तो 1 GB की जगह 2 GB ले आया। सिलिकॉन की चिप इतनी बड़ी जगह लेती थी, ठीक है, तो आपने अब उसकी छोटी जगह ले ली, है ना, तो 2 GB किया, 4 GB किया, 8 किया, 64 किया, 128 किया। ऐसे आपने जब उस चिप में, उस मेमोरी में, जैसे मोबाइल का रैम आया, 1 GB रैम आया, 2 GB आया, 4 GB आया, आजकल बढ़ रहा है 8 GB रैम आया, तो अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। ये चीजें क्या है, उसमें सुधार करते जा रहे हो। जैसे मोबाइल का कैमरा 5 मेगापिक्सल का आया, 10 का आया, 12 का आया, 18 का आया, 22 का आया, 50 का आया, ऐसे चल रहा है ना। तो जो भी कमियों में सुधार करते हो, ये विकास कहलाता है। वस्तु का पहले निर्माण होता है, उसकी कमियों को दूर करते हैं तो विकास होता है। यानी बालक का निर्माण तो हो चुका है, बालक तो जन्म ले चुका है, अब आपके पास आया है, अब आपको उसकी कमियों को दूर करना है। और जैसे ही जैसे आप उसकी कमियों को दूर करोगे, आप उसका क्या करोगे, विकास करोगे। मैं बता रहा था कि पहले की बाल विकास का नाम पहले बाल मनोविज्ञान था, इसका नाम बाल विकास कैसे पड़ा, इसका नाम बाल विकास, एक हॉर्लॉक विद्वान आता है, मनोवैज्ञानिक है, वह ये कहता है कि बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की जगह अब बाल विकास कहना चाहिए, क्योंकि बाल विकास बालक के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, सभी पक्षों के विकास पर बल देता है, न कि किसी एक पक्ष के विकास पर बल देता है। यानी कहने का मतलब बालक का विकास 360 डिग्री डेवलपमेंट के आधार पर होना चाहिए। 360 डिग्री विकास एक ही रास्ते से, यानी सिर्फ बालक का शारीरिक विकास नहीं, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, हर प्रकार का विकास। यानी कोई भी काम करो, मेरा खुद ही मानना है, कोई भी जगह पे जाते हो, कोई भी काम करते हो, तो एक रास्ते से जाते हो, तो एक रास्ते से नहीं, उसके पीछे 360 रास्ते होते हैं। 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी किसी भी चीजों को संपूर्ण गहराई के साथ जानने के लिए आपको 360 डिग्री अध्ययन करना पड़ेगा। यह आपका सर्वांगीण विकास है और बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, इसीलिए बाल मनोविज्ञान को वर्तमान में बाल विकास कहा जाता है। हॉर्लॉक कहता है कि बाल विकास बालक के सभी पक्षों पर विकास के बल पर बल देता है, किसी एक पक्ष पर बल नहीं देता है। तो अभी मैं एक प्रश्न दिया था आपको, शरीर की आयु है, अब इस पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जैसे आप ऑप्शन पे ज्यादा डिपेंड करते हो, ऑप्शन आता है ना, तो ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करना है, पर मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज सिखा रहा हूं। तो बताओ जरा इसमें क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, पूर्ण मात्रात्मक है, आंशिक मात्रात्मक है। 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। शरीर की आयु यानी एज की बात कर रहे हैं, शरीर की आयु एज की बात कर रहे हैं, ये क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, पूर्ण मात्रात्मक है, आंशिक मात्रात्मक है। ये चीजें देखो समझनी है। मात्रात्मक कौन सी है, जो चीजें दिखती हैं, गुणात्मक कौन चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है। मैंने अभी बताया कोयल काली है, दिखती है, यानी वह मात्रात्मक है। कोयल मीठा गाती है, यह क्या है, उसका गुण है जो दिखता नहीं है, बिना दिखाए नहीं दिखेगा। समझ में आ रही बात,
तो इसी तरह शरीर की आयु दिख रही है नहीं दिख रही? शरीर की आयु बताओ, दिखती है, शरीर की आयु दिखती है। जैसे आप मुझे कोई 60 साल का कहेगा क्या? नहीं कहेगा। कोई मुझे 10 साल का कहेगा क्या? नहीं कहेगा। यानी एवरेज आयु आसपास निकाल के लेके आते हो। हाँ 30 मान लिया, 30 चलो 30-32 मान लिया, ठीक है। तो ये आयु दिखती है, समझ में आ रहा? जैसे आपको मैं जो है 20 कह सकता हूँ, 22 कह सकता हूँ, 25 कह सकता हूँ, 50 का तो कह नहीं सकता, 60 का तो कह नहीं सकता, पर हाँ पूरा पूरा बता सकता हूँ क्या कि आप कितने के ही हो। जैसे मेरा लगाया आपने 30, पर पूरा पूरा लगाया क्या कि 30 है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा? यानी उसका थोड़ा थोड़ा दिखा, पूरा पूरा नहीं दिखा, अंश मात्र दिखा। तो अब क्या हुआ? शरीर की आयु आंशिक मात्रात्मक। शरीर की आयु क्या हुई? आंशिक मात्रात्मक। दिखती तो है, पूरी पूरी नहीं दिखती है। तो अब ये क्या हुआ? आंशिक मात्रात्मक हुआ। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को समझना है। चलो देखो, अब अपन एक बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं, बालक के विकास की बात। हमने वृद्धि समझा, विकास समझा, परिपक्वता को भी समझना है। सबसे ज्यादा परिपक्वता का विकास गर्भावस्था में भी देखने को मिलता है। एक बात बताओ, सांसारिक परिपक्वता कब आ जाती है लड़के में? हाँ, लड़के में सांसारिक परिपक्वता अगर वो लड़का है तो 21 साल में आती है, और अगर वो लड़की है तो उसमें सांसारिक परिपक्वता 18 साल की आयु में आ जाती है। इस चीज की डिटेल स्टडी की जाएगी। मैं आपको अगले चैप्टर में इसका डिटेल स्टडी कराऊंगा परिपक्वता के बारे में। जैसे एक और देखो, परिपक्वता के बारे में एक सामान्य चीज बता रहा हूँ। परिपक्वता में प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ट्रेनिंग नहीं होती इसमें, यानी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है परिपक्वता में, वह स्वयं से अर्जित हो जाती है, अपने आप आ जाती है परिपक्वता। जैसे एक छोटा बालक रहता है, देखो मैं शैशवावस्था से एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। एक छोटा सा बालक रहता है, अब उसके शरीर का जो पूरा वजन होता है और मस्तिष्क का वजन होता है, सिर का वजन होता है, वह जो है ज्यादा होता है, यानी उसके शरीर की अपेक्षाकृत उसके सिर का वजन ज्यादा होता है। इसीलिए देखो, बायां मस्तिष्क का जो बैलेंस बनाना होता है, जीवन में कोई भी काम करने के लिए बाएं मस्तिष्क का बैलेंस बनाना होता है। अब देखो, एक शिशु है, उसका सर जो है, उसकी गर्दन की मांसपेशियां में परिपक्वता नहीं होती है, इसलिए वह अपने सर को संभाल नहीं पाता है। इसीलिए कभी माँ को देखो या कोई भी उसको बच्चे को गोद में लेता है तो पहले एक हाथ सर पे रखता है और तब करता है ऐसा। क्या कारण है? क्योंकि वह सर को संभाल नहीं पाता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, समझ में आ रहा? तो अपने वो सर को क्या कर लेता है? संभाल लेता है। आप देखो, इतने बड़े हो गए हो ना, फिर भी कभी कभी जब आपकी इंद्रियां अचेत होती हैं तब आप इस चीज को संभाल नहीं पाते हो। और जिधर मस्तिष्क का बैलेंस होता है, शरीर में भारी अंग है, जैसे ही इधर उसका बैलेंस इधर उधर होता है वैसे ही लुढ़क जाता है। जैसे देखो, मैं एक चीज याद करा रहा हूँ, आप बस में यात्रा कर रहे हो, समझ में आ रहा? बस में यात्रा कर रहे हो, लंबी यात्रा हो रही है, अब आपको नींद आनी शुरू हुई है, झपकी आनी शुरू हो रही है। तो जैसे ही आप झपकी लेते हो और जैसे ही आपकी चेतना शून्य होती है, इंद्रियां शांत रहती हैं, और जिधर भी शरीर के का वजन का भार होता है, इधर हुआ तो इधर लुढ़क जाता है, इधर हुआ इधर लुढ़क जाता है, किधर भी लुढ़क जाता है। कभी कभी गर्दन में मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, चोट आ जाती है, और जैसे इधर होता है, दर्द होता है, चेतना जागृत होती है, आप फिर संभाल लेते हो, होता है ना ऐसा? तो ये चीजें हैं, ये परिपक्वता है, ये स्वयं से आती है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बालक का घुटने के बल चलना, उसको अपने कंधे के साथ पकड़ के आगे की तरफ पेट के बल खिसकना, ये क्या है? परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बालक के विकास की बात करते हैं। एक बात इसमें और आ रही थी अभी, अवधारणा। एक शब्द आया इसमें, क्या? अवधारणा। अवधारणा अंग्रेजी में इसको कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। इसको संकल्पना भी बोला जा सकता है, इसको और भी कुछ नाम है, इसको संप्रत्यय भी बोलते हैं अपन। ये सब एक ही चीज है। देखो, ये है क्या? आसानी से मैं आपको कुछ यात्रा करा रहा हूं। कुछ एक शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द आता है आपके पास कल्पना, इमेजिन, फिर एक शब्द आता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, फिर एक शब्द आता है संकल्पना, जो भी ये आया, फिर एक शब्द आता है सिद्धांत, फिर एक शब्द आता है नियम। देखो, ये शब्द आते हैं,
इन शब्दों के साथ आपको समझना है। इन शब्दों को मैं एकदम आसानी से एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ। सबके लिए वो एक यूनिवर्सल उदाहरण है मेरे पास, उससे मैं आपको बता रहा हूँ, उससे इस चीज को समझा रहा हूँ। जैसे देखो, एक आता है कल्पना, फिर आता है परिकल्पना, फिर आता है संकल्पना, फिर आता है सिद्धांत, फिर आता है नियम। एक उदाहरण है, जैसे आप सभी ने आइजैक न्यूटन का नाम सुना है। उसने ग्रेविटेशन फोर्स दिया, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब देखो उसमें जब एक उसके बारे में कहानी क्या प्रचलित है कि वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, और ऊपर से सेब नीचे गिरा। सेब जब ऊपर से नीचे गिरा तो न्यूटन के दिमाग में यह बात आई क्या कि यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, चारों तरफ जगह होने के बावजूद भी ठीक 90 डिग्री के एंगल पर नीचे क्यों गिरा। समझ में आ रहा? तो उसने इस चीज को सोचा, इमेजिन किया अपने मन में, और उसने सोचा क्या कि हाँ, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इसको जो है अपनी तरफ खींच रही है, सेब को खींच रही है। तो यानी जो है सेब को क्या किया, नीचे खींचा। किसने? उसको देखा कि नीचे तो पृथ्वी है, तो उसने बात कहा कि पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ये बात अपने उसके दिमाग में आई। जैसे ही उसने इमेजिन किया इस चीज को, तो वह उसकी क्या हो गई, कल्पना हो गई, इमेजिनेशन हुआ। अब उसने उसी चीज को आकर पेपर पर लिख दिया, यानी सिस्टमैटिक ढंग से, व्याकरण में यानी नियमों में, जैसे लिपि में लिख दिया। जैसे अपन कुछ चीज मौखिक अलग बोलते हैं, लिखते अलग हैं, तो जैसे उसने उस पर लिखा एक पेपर पर क्या कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और उसी के सहारे वह वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब यह बात जैसे ही उसने लिख दी, वैसे ही वह बात उसकी परिकल्पना हो गई, यानी उसकी हाइपोथेसिस हो गई। अब जब किसी भी हाइपोथेसिस को आपके मित्रों ने, सगे संबंधियों ने उसे स्वीकार कर लिया, उसको मान लिया, यानी किसी ने उस पर क्वेश्चन मार्क अभी आपके लोगों ने नहीं लगाया, यानी जो भी अपन कुछ लिखते हैं तो दिखाते हैं ना लोगों को, तो वैसे ही उसने अपने गुरु को दिखाया, माता को दिखाया, सगे संबंधियों को दिखाया, फला फला चीजों को दिखाया, मित्रों को दिखाया। सबने जब उसको स्वीकार कर लिया कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, समझ में आ रहा है, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और वो उसी के सहारे किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तो वैसे ही वो उसकी चीजों को क्या हो गया, वो संकल्पना बन गई उसकी, यानी कॉन्सेप्ट बन गया उसका। और जब वही कॉन्सेप्ट किताबों में छप जाता है, आप पढ़ने लगते हो, हम पढ़ाने लगते हैं, ये प्रक्रिया आ जाती है, तो वह सिद्धांत बन जाता है। सिद्धांत के बारे में एक और साधारण चीज है, क्या एक समझ बताता हूं आपको। सिद्धांत वही है जो बिना समझाए समझ में नहीं आए, यानी पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस चीज को तो आसानी से समझ रहे हो। क्यों समझ रहे हो भैया, मैं अभी बताऊंगा। जैसे आप सब में कितने लोग क्वांटम थ्योरी समझते हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्वांटम थ्योरी नहीं समझते हो ना, यानी बिना समझाए समझ में नहीं आएगा। जैसे बाल विकास, ये एक सिद्धांत है, बिना समझाए नहीं समझ में आ रहा, यानी वृद्धि क्या है, विकास क्या है, परिपक्वता क्या है, मैंने समझाया तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रही बात। उसी तरह ये भी सिद्धांत को देखो, कभी कभी कुछ लोग अंग्रेजी में थ्योरी बोलते हैं, कुछ लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, समझ में आ रहा। तो जो वेस्टर्न कल्चर में सामान्य नियम है क्या, उसमें प्रिंसिपल्स बोले जाते हैं और कुछ चीजें थ्योरी बोली जाती हैं। इसकी डिटेल व्याख्या मैं आपको आगे के चैप्टर में करूंगा, समझाऊंगा। फिर आगे अपन चलते हैं। जब कोई भी सिद्धांत यूनिवर्सल रूप धारण कर लेता है, कोई भी सिद्धांत जब यूनिवर्सल रूप धारण कर लेता है, यानी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता है। जैसे पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस बात पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता ना। तो अब ये क्या है, नियम है, यानी आप पढ़ते हो क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम, समझ आ रहा है। उसी तरह जब गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात आ रही है, तो आपको डेमो के लिए, प्रेरणा के लिए बात बताता हूं। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा नियम है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम, हम सभी वस्तुएं एक दूसरे को एक तरफ आकर्षित करती हैं, ये आकर्षण का नियम है। जिसने इस चीज को पहचान लिया वह अपने जीवन में जो चाहे कर सकता है। बहुत बड़ा रहस्य है ये एक रहस्य है आकर्षण का नियम। जैसे अपन देखो, हर एक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हर वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करती है। अच्छा व्यक्ति अच्छे को आकर्षित करता है, बुरा व्यक्ति बुरे को आकर्षित करता है। जो इसके जैसे विचार होते हैं वो आकर्षित होते हैं। विचार जो है वस्तु में बदल जाते हैं, विचार वस्तु होते हैं। फिलॉसफी दे रहा हूं, बड़ी चीज देखना, जरा सोचना इस चीज को।
विचार जो है आपका वस्तु बन जाता है, विचार संप्रेषित होते हैं। जैसे ठीक इस प्रकार समझो, जैसे आप टीवी देखते हो और उसका सिग्नल आता है, कहीं से आता है ना, और एक ट्रांसमिशन टावर से सिग्नल आता है और कोई फिल्म आपके ऊपर उभर जाती है उस टेलीविजन पर, आपको मन नहीं होता तो रिमोट से दूसरा बदल लेते हो, दूसरा फिगर उभर जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके विचार भी ट्रांसमिशन टावर की तरह काम करते हैं। विचार फैलते हैं, संप्रेषित होते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। आपके जिले, आपके देश, आपके राज्य से होकर, विदेशों से होकर, पूरी पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में विचार संचालित होते हैं। यकीन नहीं हो रहा, नहीं होगा, क्योंकि इस चीज को समझ नहीं रहे। ये चीज उदाहरण से एकदम आसान से समझा रहा हूं। जब किसी आप किसी को एकदम मन से याद करते हो, आप जब किसी से को मन से याद करते हो तो अचानक होता है कि वो भी आपको कॉल कर लेता है, फोन कर लेता है और आप बोल देते हो कि अरे यार मैं तुम्हें मन याद कर रहा था अभी, है ना। इस चीज को महसूस करना, ये महसूस करने वाली चीज बता रहा हूं। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन जो चाहते हो बन जाओगे। यानी विचार संप्रेषित होता है। जैसे आप ध्यान लगाते हो तो शुरुआत करो, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझे सहायक अध्यापक बनना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे IAS बनना है। ये विचार ब्रह्मांड में संप्रेषित होंगे और वह उसी व्यक्ति के पास जाएंगे और विचार वापस लौट के आएंगे अपनी जगह पर। कोई क्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया होगी। और जैसे ही जाओगे, जैसे एक इस पर फिल्म बनी थी, उसको समझ नहीं पाई थी कोई, जैसे एक फिल्म आई कोई मिल गया ऋतिक रोशन की, उसमें राकेश रोशन एक भेजता है, सिग्नल भेजता है ब्रह्मांड में, ठीक है। तो उसमें से एक एलियंस आ जाता है जिसका नाम जादू रखा जाता है। देखे वो फिल्म वगैरह? हाँ भाई, उसी की बात कर रहा हूं मैं। आप इस चीज को समझो, मानव स्वयं में एक ट्रांसमिशन टावर है। मानव जो है एक ट्रांसमिशन टावर है। आकर्षण का नियम, आप जो चाहते हो बन जाओगे, बस आपको आकर्षित करना है। आप समझो कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चुंबक हूं और जितने मानव है ये भी सब चुंबक हैं। अब आपको इनको सबको आकर्षित करना है। देखो भारत में एक राजनेता है नरेंद्र मोदी, वह इस चीज को बड़े बढ़िया समझता है, बहुत अच्छे समझते हैं। वो कहते हैं, देखो जब भी वह चुनावी मंच पर आते हैं तो राजनेता का गुण है क्या? साम दाम अर्थ दंड भेद के आधार पर अपनी कुर्सी बचाए रखना, ठीक है। तो अब देखो उनकी वाणी, देखो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें उसकी आवाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसका कद, उसका रंग, यह भूमिका नहीं है। कभी भी किसी की पर्सनालिटी, यानी आप इस चीज को स्वीकार करना, उसका कद, उसका रंग, उसके ये बाह्य जो स्ट्रक्चर है यह उसके व्यक्तित्व का निखारता नहीं है। उसकी वाणी उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। अब नरेंद्र मोदी को देखो, वो जो भी बोलते हैं वह बराबर बराबर एक किसान को भी समझ में आती है और एक प्रोफेसर को भी समझ में आती है, उतनी ही बराबर समझ में आती है जितनी उसको समझ में आती है। ये विचार है, ये आकर्षण का नियम है और वह आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करके देखो आज भारत के सर्वोच्च पद पर चले गए, समझ में आ रही हो, प्रधानमंत्री बना दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का। ये चीज आपको समझनी है, आकर्षण का नियम, यानी आपको भी आकर्षित करना है, समझ में आ रही बात। और जिस चीज को जैसा चाहते हो वैसा ही विचार संप्रेषित होते हैं, तो ये आकर्षण का नियम है। इसकी फिलॉसफी की बात मैं दूसरी क्लास में आपको बताऊंगा, यहाँ आगे तो मैं बता रहा हूँ। तो आपको अवधारणा समझ में आई, यानी कॉन्सेप्ट समझ में आया, यानी कल्पना परिकल्पना बदलती है, परिकल्पना में संकल्पना के रूप में आती है, संकल्पना ही सिद्धांत बनता है और सिद्धांत ही नियम की तक की यात्रा करता है। अधिगम के साथ विकास का क्या संबंध है इसको भी समझते हैं, पर अभी जो है बालक के अवस्थाओं को समझते हैं पहले, फिर अधिगम के साथ उसका संबंध भी जोड़ देंगे कि कब किस अवस्था में किस प्रकार का अधिगम कराया जाए। जैसे जब अपन भारत में बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की, तो जब विकास की अवस्था की बात करते हैं, विकास की अवस्था सामान्य दशा बता रहा हूं, सामान्य दशा जो भारत में प्रचलित है, लगभग सभी विद्वान इसको स्वीकार करते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो पहली अवस्था अपने पास आती है, उसका नाम है पूर्व प्रसूति अवस्था, पूर्व प्रसूति काल, पूर्व प्रसूति काल, इसको गर्भावस्था भी बोलते हैं, इसको गर्भावस्था बोलते हैं, ठीक है। इसका जो समय होता है वह जो है जन्म से पहले का होता है, यानी समय जब होता है गर्भधारण से जन्म तक, इसका समय होता है गर्भधारण से
जन्म तक। इसके बाद की जो अवस्था आती है उस अवस्था का नाम है क्या? शैशव अवस्था या शैशवावस्था। इसका नाम है शैशवावस्था। शैशवावस्था का समय कब से कब तक होता है? शैशवावस्था का समय होता है जन्म से 2 वर्ष तक। इसका समय होता है जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। कुछ विद्वान इसका समय 6 वर्ष तक भी मानते हैं, कुछ विद्वान। पर मैं भारत के सामान्य दशा की बात कर रहा था जिसको सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, है ना। तो इसका समय होता है जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। फिर इसके बाद से जो अवस्था आती है उसका नाम है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का समय विद्वान जो है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक मानते हैं, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक मानते हैं। इसकी जो है 2 शाखाएं हो जाती हैं, 2 भाग निकल के आते हैं। पहला भाग होता है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का समय विद्वान 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानते हैं और इसका समय 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानते हैं। तो पूर्व प्रसूति अवस्था, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था। इसके बाद की जो अवस्था आती है वह अवस्था है बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था। किशोरावस्था, किशोर अवस्था। इसका जो समय होता है कुछ विद्वानों के अनुसार 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, सामान्य दशा पढ़ रहे हैं अपन। फिर इसके बाद से अवस्था आती है युवावस्था। युवावस्था का समय होता है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। वर्तमान में इसको जो है 30 वर्ष तक भी माना जा रहा है, वर्तमान में इसे 30 वर्ष तक भी मानते हैं। युवावस्था के बाद फिर आती है क्या? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो प्रौढ़ावस्था का समय 30 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक होता है। प्रौढ़ावस्था 30 वर्ष से 55 वर्ष तक। फिर उसके बाद से अवस्था आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का जो समय होता है 55 वर्ष से मृत्यु तक। ये अवस्था है, सामान्य दशा है भारत में विकास की। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, यानी बाल विकास में आपको 3 चीजों पर ज्यादा काम करना होता है। वह होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन तीनों को ही पढ़ना है, इन 3 अवस्थाओं को पढ़ना है, क्योंकि यह माना जाता है कि 18 वर्ष तक ही संज्ञानात्मक विकास होता है। एक जीन पियाजे आता है, संज्ञानात्मक विकास का बड़ा सिद्धांत देता है। वह कहता है संज्ञानात्मक विकास 16 वर्ष की अवस्था तक ही होता है। पर चलो अपन मान लेते हैं 18 वर्ष तक होता है, बहुत सारे विद्वान मानते हैं सामान्य दशा है, तो 18 वर्ष तक ही संज्ञानात्मक विकास होता है बालक का। समझ में आ रहा? तो इस चीज को, इसमें जो है शैशवावस्था महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते हैं। बाल्यावस्था महत्वपूर्ण है, प्रश्न आते हैं। किशोरावस्था, इससे प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण है। इन तीनों चीजों से ही प्रश्न आते हैं और अधिगम के साथ उनका क्या संबंध है। यानी शैशवावस्था में जब आप बालक को शिक्षा दो तो किस प्रकार की शिक्षा दोगे, क्या प्रकार का व्यवहार रहेगा आपको। बालक को जब तक समझोगे नहीं, बालक के मन को नहीं समझोगे, तब तक आप उसका विकास नहीं कर सकते हो। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। समझ में आ रहा? शैशवावस्था, शैशवावस्था जो है फ्रायड कहता है, बड़ा चिंतक है। फ्रायड कहता है कि इस समय अगर वह लड़का है, शिशु अगर लड़का है तो वह अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करेगा और अपने पिता से कम। अगर वह लड़की है तो वह पिता से ज्यादा प्रेम करेगी और अपनी माँ से कम। यह बात शैशवावस्था के लिए बोलता है फ्रायड। इसी बात पर फ्रायड की आलोचना भी होती है, यह फ्रायड की सबसे बड़ी आलोचना है। परंतु आपको मैं बताऊं, यह बात जो है पूर्णतः सत्य है वेस्टर्न कल्चर पर। वेस्टर्न कल्चर पर यह बात उसकी सही हो जाती है, इंडियन कल्चर पर उसकी बात थोड़ी सी गलत हो रही है। पर जैसे ही हम अपन वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, यह बात भी धीरे धीरे सही होती है। यह जो अवस्था है, यानी शैशवावस्था की जब अपन बात करते हैं, जैसे इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ आपको। शैशवावस्था जो है यह आश्रित अवस्था है। इसमें जो है शिशु एक दूसरे पर आश्रित रहता है, यानी वह अपनी माँ पर आश्रित रहता है। खुद से वह कोई काम नहीं करता, स्वयं से पर डिपेंड नहीं रहता है वह। समझ में आ रहा है? इस चीज को आपको समझना है। और ये सबसे अच्छी अवस्था है, गंभीर अवस्था है। इसमें देखो, अगर 10 माह का शिशु है,
10 माह का शिशु है तो वह 8 से 10 शब्द सीख सकता है। 10 माह का शिशु है तो 8 से 10 शब्द सीख सकता है। अगर यही शिशु 10 माह से 18 माह का हो रहा है तो वह जो है 10 से 15 शब्द सीख सकता है। 10 से 15 शब्द सीख सकता है। और जब शिशु 18 माह से 30 माह का हो जाता है, ठीक है, कुछ विद्वान 36 माह तक भी मानते हैं, 30 माह तक का हो जाता है तो वह 250 शब्द सीख सकता है। और जब जैसे ही शब्द को सीखता है तो सीखने के साथ समझने भी लगता है, सीखता है और समझता भी है। यानी इससे पहले चीजों को समझ नहीं पाता है कौन क्या, पर यहाँ पर समझना शुरू करता है। समझने से क्या तात्पर्य, जैसे पापा, वो अपने ही पापा को पापा बोलेगा, अपनी ही माँ को माँ बोलेगा। जैसे गांव में देखते हो ना, बोलते हो चॉकलेट देकर बच्चा मुझे बेटा मुझे पापा बोल, वो आपको पापा बोल देता है। पर अभी नहीं, जब वह जो है 2.5 साल के आसपास का हो जाएगा आपको कभी नहीं बोल सकता है। यानी शब्दों को वो समझने लगता है कि किस शब्द को क्या बोलना है। समझ में आ रही बात। और एक और मजेदार बात बता रहा हूं आपको, यह याद रखना, 30 माह से 5 साल तक, 5 साल तक के बालक को अगर खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वह 1 से 1.5 लाख शब्द सीख सकता है। इतनी कैपेसिटी हो जाती है, 1 से 1.5 लाख शब्द सीख सकता है शिशु, खुले वातावरण में रख दिया जाए तो। खुले वातावरण में रखने के क्या तात्पर्य है। अब देखो, बच्चा बाहर जाता है और बाहर से गाली सीख कर आता है। सुन रहा, बाहर से गया और गाली सीख कर आया और घर में उसने गाली दी, ठीक है, तो आपने एक थप्पड़ लगाया उसको। अब देखो, वह यह समझेगा कि थप्पड़ मुझे किस लिए पड़ा है, गाली दे रहा हूं इसलिए पड़ा है, वो ये नहीं समझेगा। वह ये समझेगा कि मैं बाहर से सीख के आ रहा हूं तो मुझे गाली पर थप्पड़ पड़ रहा है। अब वहीं पर वह बाहर से सीख कर आने वाली चीजों को आपको नहीं बताएगा। जैसे अपन सभी गाली जानते हैं, जानना, हाँ, जानना दूसरी बात है, प्रयोग करना दूसरी बात है, पर प्रयोग नहीं करते अपन, पर जानते सभी है ना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सब जानते हैं। देखो, अगर बच्चा गाली के माहौल में है तो उसे गाली सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनुवंशिकता और वातावरण के परिणाम का जो प्रतिफल बालक होता है, ये मैं आनुवंशिकता और वातावरण वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बच्चा गाली के माहौल में है तो उसे गाली सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वह उस माहौल में नहीं है तो आपको उसे गाली सिखानी पड़ेगी। एक और बात मैंने बताया, अवस्था के अनुसार व्यवहार कैसे बदलता है, उसका एक और उदाहरण देता हूं, जो पहले बताया था। देखो, एक अवस्था में बालक छोटा होता है तो वो उसकी अपनी तोतली आवाज में गाली देता है ना। तो जैसे ही गाली देता है उसकी तोतली आवाज आपको अच्छी लगती है, तो कोई रिश्तेदार आता है या कोई आपका मित्र आता है तो बोलते हो क्या मेरा बेटा बहुत बढ़िया गाली दे रहा है, बेटे जरा गाली दे के बता ना। हाँ, तो बेटा गाली देता है तोतली आवाज में। हाँ भाई, समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अब सुनो जरा इस चीज को, छोटी आवाज पे गाली दिया अवस्था में, तोतली आवाज में, सहसा अवस्था में तो अच्छा लगा, पर वही जब अब किशोर बन गया, बच्चा बड़ा हो गया, किशोर बन गया, शारीरिक वृद्धि भी हो गई, मानसिक वृद्धि भी हो गई, पर उसकी आवाज तोतली है, वह ठीक से बोल नहीं पा रहा, भाषा विकार है, मीन्स उसे अफेसिया है। समझ में आ रही बात। बहुत सारे भाषाई विकार हैं, अफेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, हाइपरलेक्सिया, ये सारी चीजें, तो उसको दोष है, वह तुतला रहा है। अब उसकी तोतली ही आवाज है, पर उस अवस्था में अगर वह अब अपनी गाली दे रहा है तब कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बोलोगे नहीं। अवस्था के आधार पर बदल रहा है। एक समय तोतली आवाज एक अवस्था में आप अच्छी लगती थी जब वह सहसा अवस्था में था तो, और वही आवाज अब इस अवस्था में अच्छी नहीं लग रही है। एक व्यवहार है, मैं बता रखा था आपको विकास के रूप में, मैं भी यहाँ बता रहा हूँ सहसा अवस्था के बारे में। अगर बालक को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वह 1 से 1.5 लाख शब्द सीख सकता है। और मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी साहित्य का जो जनक है विलियम शेक्सपियर, उसके अपने माइंड डिक्शनरी में 40,000 शब्द थे। दूसरे आते हैं जॉन मिल्टन, जो अपने माइंड डिक्शनरी में 3,000 शब्द रखते हैं। समझ आ रहा है। और इसके बाद कोई विद्वान नहीं है अंग्रेजी साहित्य में जो 10,000 से शब्द अपने माइंड डिक्शनरी में रखता हो। तो आप समझो, भारद्वाज की मोटी डिक्शनरी आती है, 4-5 हजार शब्द होते हैं, समथिंग। आप यकीन करो, अगर बालक को खुले वातावरण में रखा जाए, खुले वातावरण में क्या तात्पर्य, देखो इस चीज को, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है 3 साल के बाद, एक ही माँ के, एक ही IQ के, दोनों जुड़वा बच्चे, 3 साल बाद, एक माँ को, एक बच्चे को आप अपने घर में रखो और एक बच्चे को चाय की दुकान पे भेज दो,
समझ आ रहा है? 5 साल के बाद जब दोनों को लेकर आते हो साथ में रखो, शब्द भंडार किसके पास? चाय वाले बच्चे के पास। क्या कारण है? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ रहा है, सबसे अलग अलग भाषाएं सीख रहा है, सबके अलग अलग शब्द सीख रहा है। यानी वातावरण से जो कुछ भी अपन सीखते हैं अगर खुले वातावरण में रख दिया जाए, यानी उस पर अंकुश ना लगाया जाए, यानी जैसे ही बच्चा बाहर से गाली सीख कर आता, आप एक थप्पड़ लगाते हो, अब उसका दिमाग वही फॉर्मेट होता है, नहीं बाहर से चीजों को नहीं सीखना है, यानी उसको जो है आपकी उसकी जिज्ञासा पर जो है ब्रेक लगाते हो, जिज्ञासा पर ब्रेक नहीं लगाना, ये चीजें आपको समझना है। शैशव अवस्था देखो आश्रित अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक जो है परिचित व्यक्ति के पास रहता है, यही सबसे बड़ा किडनैप का कारण भी होता है। जैसे इस छोटे अवस्था शैशव अवस्था का बालक अगर किडनैप होता है तो पुलिस यूं 24 घंटे में ढूंढ लेती है, 2-3 दिनों में ढूंढ लेती है। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे देखो बच्चे के किडनैप होने के पीछे का क्या कारण है? परिचित व्यक्ति के पास बच्चा जाता है, इस समय अपरिचित व्यक्ति के पास बच्चा कभी नहीं जाएगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लो बच्चा जा नहीं सकता है, वो चाहे जितना लालच दे दो। तो परिचित व्यक्तियों को ही पुलिस क्या करती है, पहले लेती है और उनको पकड़ती है, और जैसे ही उनको पकड़ती है वैसे ही बच्चे का पता चल जाता है। समझ आ रहा? तो इस अवस्था में जो है शैशव अवस्था में बालक जो है परिचित व्यक्ति के साथ रहता है। अब अपन बाल्यावस्था की बात करते हैं। बाल्यावस्था में 2 स्टेज आते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास तेज होता है, मानसिक विकास भी होता है, पर शारीरिक विकास उसकी अपेक्षाकृत अधिक होता है। फ्रायड इस अवस्था में बताता है बच्चे को कि इसको उस समय जो है इसको फ्रायड जो है आपातकालीन की अवस्था भी कहता है, रिस्की स्टेज बोलता है इस अवस्था को। इस अवस्था में जो संवेगों की प्रबल संभावना होती है, संवेग बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। संवेग समझते हो? जैसे प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। सबसे पहले बच्चे में जो है क्रोध रूपी प्रेम संवेग जन्म लेता है। 3 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते करते बालक में सभी प्रकार के संवेग पूर्ण हो जाते हैं। इस चीज को आपको समझना है, मैं डिटेल स्टडी इस चीज की कराऊंगा आपको। मैं अभी बता रहा था पूर्व बाल्यावस्था, इसको फ्रायड जो है आपातकालीन की अवस्था कहता है। समझ में आ रहा? तो फ्रायड जो है आपातकालीन की अवस्था कहता है, इस प्रक्रिया को समझना है। इसमें देखो होता क्या है, आपातकाल क्यों कहता है, इसमें संवेग की ज्यादा प्रबल संभावना होती है, प्रबलता आ जाती है संवेगों की, इसलिए ऐसा बोलता है। जैसे अगर इस समय बालक को 2 रुपए के सिक्के से प्रेम हो जाए, जैसे आजकल बालक छोटा है उसको 2 रुपए वाला ऐसे 2 उंगली करके आता है ना सिक्का वाला, उससे अगर प्रेम हो जाए तो 10 का सिक्का दोगे ले नहीं लेगा। यानी अगर उसको आलू से प्रेम है तो भिंडी की सब्जी बनाओगे नहीं लेगा, वह गुस्सा होने लगेगा, व्यवहार अलग अलग तरीके से दिखाएगा, पैर पटकता दिखाएगा, तकिए में मुंह छुपा के दिखाएगा, सब अलग अलग व्यवहार दिखता है ना, तो तकिए में मुंह छुपा के दिखा रहा है, यानी वो गुस्सा हुआ है, पैर पटक के जा रहा है, पानी मांग रहा है, तो समझ आ रहा? यानी वह जो है अपना अलग व्यवहार दिखा रहा है। फिर वह जब भी उत्तर बाल्यावस्था की बात आती है तो अपने दिमाग से, अपने विवेक से चीजों को मेंटेन करने लगता है, समझने लगता है चीजों को, उसमें थोड़े संवेगों में स्थिरता आने लगती है। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजों को अगर जब अपन बाल विकास के सिद्धांत वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा करेंगे। एक चीज और बता रहा हूँ, किशोरावस्था की बात, यह जो है सबसे रिस्की स्टेज होती है। फ्रायड कहता है कि इसमें इस अवस्था को जिसने भी जान लिया वह अपना डेवलपमेंट कर सकता है, इस अवस्था को जो नहीं पहचान पाया वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। फ्रायड इस बात को कहता है कि इस समय माता पिता और गुरु को बालक का मित्र बनना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है अपने मित्र से ही सारी बातें बताता है। ये अगर मित्र जैसा व्यवहार नहीं करोगे तो वह माता पिता से दूरी बना लेता है। आप इस चीज को देखना, बाल विकास के सिद्धांत में मैं इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसी अवस्था में के अंत में 18 वर्ष की आयु में बालक को प्रेम होता है। अगर वह प्रेम किसी से, यानी इस अवस्था में जो है एक और चीज फ्रायड बोलता है कि अगर लड़का है तो उसका झुकाव लड़की की तरफ, और लड़की है तो उसका झुकाव लड़के की तरफ होता है इस किशोरावस्था में ही। यानी लड़का लड़के से नफरत और लड़की से प्रेम, और लड़की लड़की से नफरत और लड़के से प्रेम करती है। समझ रहा? इसी अवस्था में प्रेम होता है। और अगर किसी लड़के को मान लो किसी लड़की से प्रेम हो जाए और उस लड़की को उसने आई लव यू बोला, और जैसे ही बोला तो उसने बोला नहीं नहीं मैं तेरे से नहीं कर सकती, तू तो ऐसा ठीक नहीं है, तू आईएएस बन जा, तब मैं तेरे के पास से प्रेम करूंगी या शादी करूंगी। अब वो वही तय कर लेता है कि मुझे आईएएस बनना है। यही अवस्था है कि इसमें आत्महत्या भी बालक करता है, अगर उसके मन का नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेता है। यही कारण है, इसी चीज को समझना है माता पिता और गुरु को, यानी शिक्षक को, कि इस अवस्था में बालक के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। फ्रायड कहता है चारबाग थ्योरी भी इस पर काम करती है। चारबाग थ्योरी कहती है जो दिखता है वही मानता है।
इस अवस्था में जो बालक को दिखेगा वही मानेगा, इस चीज को भी आपको समझना है। तो इसकी डिटेल व्याख्या बाल विकास के सिद्धांत में अपन करेंगे। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूं मैं आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, और इसका डिटेल स्टडी अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।